अर्निंग पर शेयर, इसमें दो बातों का जिक्र हो रहा है, एक अर्निंग का और एक शेयर्स का। अगर हम बात करें इसके फार्मूले की, इसे हम बोलते हैं बेसिक ईपीएस। ऐसा क्यों है ये बाद में आपको डिटेल बताऊंगा। बेसिक अर्निंग पर शेयर, फार्मूला होता है अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। अब अर्निंग जो आपकी होती है जिसे आप नेट प्रॉफिट कहते हो, अर्निंग जिसको हम नेट प्रॉफिट कहते हैं, उसके ऊपर सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का राइट नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का भी राइट होता है, बल्कि उनका राइट पहले होता है। और हमने सिर्फ नेट प्रॉफिट का वो हिस्सा लेना है जिसके ऊपर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का राइट, क्योंकि जब डिवाइड ऑर्डिनरी शेयर्स पे कर रहे हो तो फिर अर्निंग भी किसकी होनी चाहिए, ऑर्डिनरी शेयर्स की। तो इसलिए फार्मूले के अंदर ही लॉ ने लिख दिया है, स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स। अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू और सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स नहीं, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अब ना सवाल की ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, अगर सवाल आपको समझ लग गया तो काम भी आसान हो जाए। अब आपने एक तो डिवाइड किया अर्निंग को और एक डिवाइड किया नंबर ऑफ शेयर्स को, ये दो चीजें डिवाइड कर रहे हो। इसके अंदर दो नया आपने सप्लीमेंट के तौर पर लिखी हुई है बातें, वो ये हैं एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स का मतलब है जो सारा नेट प्रॉफिट होता है ना, उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस हो चुके हैं, जो आपने बैंक को इंटरेस्ट देना है वो फाइनेंस कॉस्ट माइनस हो चुकी है, जो आपने टैक्स वाले को पैसे देने हैं वो टैक्स माइनस हो चुका है, सबका जो जो बनता था माइनस होने के बाद आपके पास बच जाता है नेट प्रॉफिट। उस नेट प्रॉफिट को हमने देना होता है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को, लेकिन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के साथ प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी होते हैं, और ईपीएस डील करता है सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को। तो फिर हमने जो अर्निंग लेनी है ना, पहले अर्निंग को डिस्कस करते हैं। एक बात, अर्निंग में आपने लेना है नेट प्रॉफिट, कौन सा, बिफोर ओसीआई, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम को शामिल नहीं करना। अगर मैं इसको आपको बताऊं कि जो आप एसओसीआई का फॉर्मेट छोटा सा मैं लिखने लगा हूं यहां, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम जो आप बनाते हो, यहां पर सेल्स लिखते हैं, फिर कॉस्ट ऑफ सेल आता है, फिर हम आपके पास क्या चीज आ जाती है, ग्रॉस प्रॉफिट, फिर इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हो, आपके पास आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर आप फाइनेंस कॉस्ट और अदर इनकम एडजस्ट करते हो, आपके पास आ जाता है नेट प्रॉफिट, फिर नेट प्रॉफिट में आप ओसीआई एडजस्ट करते हो तो आपके पास आ जाता है नेट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। क्या आ जाता है, नेट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या टोटल नेट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये है फॉर्मेट आपका। आगे कुछ वैल्यूज लिखी होती हैं, तो यहां पर वैल्यू होगी, यहां पर वैल्यू होगी, माइनस करेंगे, आपके पास ये चीज आ जाएगी, ये माइनस करोगे, आपके पास ये प्रॉफिट आ जाएगा, उसमें से फाइनेंस कॉस्ट माइनस करोगे, अदर इनकम ऐड करोगे, आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। मैं लिख देता हूं 5000, और आपके पास रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया 1000, और आपके पास आ गया 6000। ये है टोटल आपकी एसोसिएट, अज्यूम करके लिखा है। और जो ईपीएस है वो जो आपकी अमाउंट को डील करता है वो इसकी बात करता है। आपने ये वाली अर्निंग लेनी थी,
अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं बताया हुआ, सिर्फ प्रॉफिट बताया हुआ, तो वो ये 5000 ही है। बट अगर वो कह देता है कि 5000 आपके पास नेट प्रॉफिट है, ओसीआई आपके पास 1000 है, और आपकी नेट कंप्रीहेंसिव इनकम है 6000। अब क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है कि हम 6000 लें या 5000, तो हमने कौन सी वैल्यू लेनी है? 5000। डन। ये एक दफा सवाल पेपर में आया भी हुआ। आगे चलते हैं। कहते हैं आपने नेट प्रॉफिट लेना है, लेकिन बिफोर ओसीआई लेना है, बिफोर रिवैल्यूएशन सरप्लस लेना है, क्योंकि वो जो सरप्लस होता है ना, वो रियलाइज्ड प्रॉफिट होता ही नहीं। अब अगली बात करते हैं। अर्निंग से रिलेटेड जो दूसरी बात है जनाब, वो ये है कि आपने इसमें से डिडक्ट कर देना है डिविडेंड ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। डिडक्ट कर देना है डिविडेंड ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आपके प्रॉफिट में से ना डिविडेंड माइनस नहीं होता। कभी आपने लिखा है नेट, इतने आपने सवाल किए हैं, 30-40 तो सवाल कर ही लिए होंगे आपने पीआरसी के अंदर, फाइनल अकाउंट के, कभी आपने कोई डिविडेंड माइनस किया हो अदर एक्सपेंस के अंदर या अदर इनकम के अंदर? कभी भी नहीं। इसका मतलब है जो डिविडेंड है ना, वो जाकर रिटेन अर्निंग में से माइनस होता है। दूसरी बात, तीसरे नंबर पर आ जाए, इग्नोर कर देना होता है डिविडेंड ऑफ redeemable preference shares, because it will be already deducted from net profit as फाइनेंस कॉस्ट। इग्नोर नहीं करते, सवाल हल करते वक्त इग्नोर इसलिए कर रहे होते हैं, वो पहले ही माइनस हो चुका होता है। अगर सवाल के अंदर वो ये कह दे कि मैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड माइनस करना भूल गया हूं, तो फिर माइनस कर देंगे। हम जो लफ्ज इग्नोर लिख रहे हैं ना, इसका ये नहीं मतलब कि परमानेंट इग्नोर, वो ऑलरेडी माइनस हो चुका होता है, हम माइनस नहीं करते। और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड माइनस नहीं हुआ होता, वो हम माइनस कर देते। उसके बाद अर्निंग में और क्या चीज करते हैं? अगर अर्निंग में कोई एरर है तो उसको रेक्टिफाई करेंगे एज पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अगर आपका प्रॉफिट गलत है, अर्निंग ही गलत है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? अर्निंग को ठीक करेंगे। अर्निंग को ठीक करने के बाद आगे जाएंगे। फिर अर्निंग से रिलेटेड दो बातें और हैं, पी शेयर्स की वो बातें हैं। पी शेयर्स आपके पास, आपको पता, दो टाइप के होते हैं, कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव। देखिए, कम्युलेटिव का डिविडेंड आपने लाजमी माइनस करना है, और करना भी किसका है? इररिडीमेबल का। रिडीमेबल का तो पहले माइनस हो चुका है ना, इररिडीमेबल का। कम्युलेटिव का डिविडेंड आपने माइनस करना है डिविडेंड कंसीडर्ड। कंसीडर्ड का मतलब होता है प्लस माइनस करना, इवन डिक्लेयर्ड आर नॉट। अगर उसने लफ्ज लिख दिया ना कि ये कम्युलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो आपने उसका डिविडेंड लाजमी माइनस करना है, बट शर्त क्या होनी चाहिए? कि वो इररिडीमेबल हो। रिडीमेबल, क्योंकि रिडीमेबल तो चाहे जो भी हो वो तो करना ही नहीं कंसीडर। नॉन कम्युलेटिव, इसका डिविडेंड हम कंसीडर करेंगे। ओनली डिक्लेयर्ड। नहीं, ये पी शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे, चाहे वो रिडीमेबल है चाहे वो इररिडीमेबल है। हाँ, जो रिडीमेबल होते हैं ना,
वो तो हम वैसे ही कंसीडर नहीं करते, चाहे वो कम्युलेटिव हो चाहे नॉन कम्युलेटिव हो, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तो ये फिर कॉन्सेप्ट किस पर अप्लाई हो रहा है? इररिडीमेबल के ऊपर। वैसे पी शेयर रिडीमेबल और इररिडीमेबल में दोनों कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन हमने किस पर अप्लाई करना है? इररिडीमेबल के ऊपर। डिविडेंड कंसीडर्ड ओनली डिक्लेयर्ड। इन केस ऑफ साइलेंट, साइलेंट के केस में कम्युलेटिव समझे जाते हैं। अगर साइलेंट सिचुएशन होगी तो हम क्या कंसीडर करेंगे? कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक होगी बात। और अगर रिडीमेबल और इररिडीमेबल का नहीं बताया तो हम इररिडीमेबल समझेंगे। वो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स लिख देता है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे? इररिडीमेबल। दूसरी बात, अगर इफ पी शेयर्स आर साइलेंट तो हम उसको समझेंगे इररिडीमेबल पी शेयर्स। आप रिडीमेबल का भी नोट लिखकर कह सकते हो कि मैंने ये अज्यूम किया है, जान ही छुड़ानी है ना। तो जान अगर छुड़ानी है तो आप लिख देंगे ये इररिडीमेबल है, सॉरी रिडीमेबल है, उससे हमारी काफी हद तक वर्किंग सेव हो जाएगी। लेकिन वो बाय डिफॉल्ट जो आई कैप अपना सोल्यूशन करता है ना, वो ये कंसीडर करता है। ये अर्निंग से रिलेटेड बातें खत्म हो गई। क्या क्या बातें जनाब होती हैं? सबसे पहले हमने जो कंसीडर करना है नेट प्रॉफिट बिफोर ओसीआई। एक दफा सवाल के अंदर ये बात भी डिस्कस हुई है। दूसरी बात, आपने डिडक्ट करना है डिविडेंड इररिडीमेबल पी शेयर्स का, इग्नोर कर देना है डिविडेंड रिडीमेबल का, क्योंकि वो पहले से माइनस हो चुका है। फिर पी शेयर्स, और ये कॉन्सेप्ट किसके लिए है? इररिडीमेबल के लिए। वैसे ये दोनों पर अप्लाई होता है, IAS 33 में सिर्फ इररिडीमेबल का कॉन्सेप्ट है। तो हम अगर कम्युलेटिव है तो चाहे डिक्लेयर्ड है या नहीं है हम कंसीडर करेंगे, और अगर नॉन कम्युलेटिव है तो तब कंसीडर करना है अगर डिक्लेयर्ड होगा। गॉट इट? उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब लिखते हैं जनाब नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि फार्मूला का ऊपर वाला हिस्सा हमारा हो गया। अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसमें ये 3-4 बातें कंसीडर करनी है। अब आ गया अर्निंग, सॉरी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। वेटेड एवरेज, हाँ जी, सवाल ये पूछा गया क्या हमारी अर्निंग नेगेटिव हो सकती है? तो लॉस हो सकता है ना, अर्निंग प्रॉफिट को कहते हैं। तो क्या लॉस पर शेयर भी फाइंड करेंगे? करेंगे, क्योंकि ये डिविडेंड नहीं है, ये अर्निंग पर शेयर भी हो सकता है, लॉस पर शेयर भी आ सकता है। तो लॉस को नंबर ऑफ शेयर पे डिवाइड कर देंगे। सॉरी, लॉस नहीं, वो डिविडेंड नहीं मिलेगा। हम क्या डिविडेंड थोड़ी फाइंड कर रहे हैं, हम तो देख लें कि एक शेयर के ऊपर अर्निंग कितनी आ रही होगी। मेन तो हमने ये देखना कि हमारा जो प्रॉफिट या लॉस है वो पर शेयर पर कितना कैलकुलेट हो रहा है। तो अर्निंग पर शेयर भी हो सकता है, लॉस पर शेयर भी। जो अर्निंग पर शेयर है, क्या आपका मतलब है कि वो आपको शेयर होल्डर को देना होता है पैसा? वो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए फाइंड करना होता है, कंपनी की परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए और उनको खुश करने के लिए कि भाई पैसा बड़ा कमा रहे हैं, बस आपको नहीं दे रहे। वो वैसा ये नहीं, हम अपने बिजनेस को फ्लरिश कर रहे हैं। रिटेन अर्निंग का क्या मतलब होता है? पैसा री इन्वेस्ट करना। तो हम अपना कैपिटल बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इक्विटी के अंदर ही रिटेन अर्निंग ऐड होता है ना, तो आपका कैपिटल बढ़ रहा है एक तरह से। अदरवाइज अर्निंग लॉस पर शेयर भी हो सकता है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में सबसे पहले आपने टाइम कंसीडर करना है, जितने टाइम में फॉर द ईयर, जो आज और आज से पहले नंबर ऑफ शेयर्स है उस पर पूरा टाइम लेते हैं, और जो ड्यूरिंग द ईयर शेयर्स इश्यू करेंगे उस पर आपने टाइम फैक्टर। तो वेटेड एवरेज के लिए क्या होता है? जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपने ड्यूरिंग द ईयर किया, नंबर ऑफ शेयर्स फॉर द ईयर मल्टीप्लाइड बाय m ओवर 12। क्या ये काम 12 महीनों से ज्यादा हो सकता है? नहीं, 12 महीनों से, क्योंकि हमने तो फॉर द ईयर लेना है। अगर पूरा साल है तो m/12 नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो बनेगा 12/12। तो क्या बनेगा? 12/12।
और अगर पूरा साल यानी साल से कम टाइम है, मेन तो आपको कल भी हमने ये सीखा था, ऐसा हम करते क्यों है कि एक बंदा उसने आपके कंपनी के अंदर या बिजनेस के अंदर साल के शुरू में ही पैसा इन्वेस्ट कर दिया था और वो पैसा इस्तेमाल हो रहा है बिजनेस के ऑपरेशन के अंदर, तो उससे जो अर्निंग आएगी उसका राइट भी पूरे साल का होगा। एक बंदा 6 महीने पहले उसने इन्वेस्टमेंट की है, मतलब उसकी इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस को फायदा देना कब शुरू किया? 6 महीने पहले। तो बिजनेस भी उसको फायदा कितने टाइम का देगा? 6 महीनों का। तो वो नंबर ऑफ शेयर्स की वेटेड एवरेज कर देता है। करना उसको टोटल अर्निंग का चाहिए, वो टोटल अर्निंग को एज इट इज रखता है, नंबर ऑफ शेयर्स को ही वेटेड एवरेज में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि सारा फैक्टर होता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई आगे पीछे वैल्यू चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कल बात हमने की थी। मैंने ये कहा था कि एक बंदा है, उसने 1/1/2024 को शेयर खरीदे, वो ए बंदा है और उसने 200 शेयर में इन्वेस्टमेंट की। एक बी बंदा है, उसने 1/4/24 को इन्वेस्टमेंट की, उसने भी 200 शेयर्स खरीदे। ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं। और एक बंदा है, उसने 1/10/2024 को इन्वेस्टमेंट की, उसने भी 200 शेयर्स खरीदे। अब कंपनी का प्रॉफिट आ गया, अब कंपनी ने इनकी अर्निंग फाइंड करनी है। अर्निंग फाइंड करने के लिए वो कहते हैं कि जनाब एक शेयर होल्डर को ना तकरीबन कितने पैसे देते? 6 रुपए। एक शेयर के पीछे 6 रुपए। अब मिस्टर ए को तो मिलेंगे 200 मल्टीप्लाइड बाय। अब मिस्टर बी को उसके भी नंबर ऑफ शेयर तो 200 है, लेकिन क्या उसको पूरा 1200 मिलना चाहिए? नहीं, वो तो आया ही 1/4 को है, तो उसको फिर 1200 का 9/12 मिलना चाहिए। कितना? ये जो 900 है, इसको फाइंड करने के नंबर ऑफ मेथड है। पहला मेथड वो कहता है 200 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 9/12, 900 आ गया। दूसरा तरीका वो कहता है 200 मल्टीप्लाइड बाय 9/12, कहता है पहले नंबर ऑफ शेयर चेंज कर दो, इसे बोलते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। कहता है फिर आप ना 6 को पूरा लेंगे, फिर भी 900 आएगा। या ये तरीका है कि पूरा डिविडेंड फाइंड कर लो, फिर उसका राइट चेक कर लो कितने महीने का बनता है, पूरा अर्निंग फाइंड कर लो और उसका राइट चेक कर लो। या पहले नंबर ऑफ शेयर्स को वेटेड कर लो, फिर या फिर इस 6 को चेंज कर दो, ये 6 की चेंज हो रहा है, उसको 200 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर नंबर ऑफ शेयर चेंज हो रहे हैं, 6 चेंज नहीं हो रहा। यहां पर एंड पे दोनों को चेंज ना करो, एंड पे रिजल्ट को चेंज कर दो, सबसे आंसर बराबर आता है। लेकिन आई कैप क्या करता है? वो ये फैक्टर करता है, वो नंबर ऑफ शेयर्स को वेट करता है, इसे बोलते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। अब ये ना समझना कि शायद उसके नंबर ऑफ शेयर ही चेंज हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर वही फिक्स है। सिर्फ डिविडेंड अर्निंग फाइंड करने के लिए ये फैक्टर लगाया जाता है। नंबर ऑफ शेयर उसके पास 200 ही है, लेकिन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर चेंज होते हैं, और उसका मकसद सिर्फ अर्निंग फाइंड करने के लिए है। अदरवाइज ये ना कहना कि उसके साल के एंड में नंबर ऑफ शेयर 200 की बजाय 150 है या 175 है, नहीं, नंबर ऑफ शेयर पूरे ही है। लेकिन जब हमने ईपीएस फाइंड करना है ना, तो नंबर ऑफ शेयर जब डिवाइड करते हैं ना, वो वेटेड एवरेज करते हैं, वो ये वाला फैक्टर लगा के करते हैं। अलग अलग टाइम, जब टाइम अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये है, ये वाला फार्मूला होगा नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मंथ ओवर। ये सिर्फ तब लगेगा अगर साल के दौरान अगर आपने कोई शेयर्स इशू किए हैं तो। ठीक है जी, ये हमारा बेसिक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी, अर्निंग कौन सी लेनी है और नंबर ऑफ शेयर्स कौन से। हम पहले अर्निंग के कॉन्सेप्ट को के 2-4 सवाल करते हैं, फिर नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर 2-4 सवाल करेंगे। छोटे छोटे ये सवाल अभी करते हैं और बाद में फिर बड़ा सवाल करेंगे। नहीं, पास पेपर के भी क्वेश्चन आप ना करो, अभी सिर्फ बुक को ओके करो, फेजेस वाइज करते हैं ना, क्योंकि अगर पास पेपर करने बैठ हो जाओगे कि क्वालिटी किसी की भी अच्छी नहीं होगी। बेहतर है बुक को पक्का करें, बुक के अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसकी समरी बनाएं। कोई नई बात है आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसको मुझसे डिस्कस करें, फ्रेंड से डिस्कस करें, टीए से डिस्कस करें, करके उसकी एक समरी में लिख दें कि इसको ऐसे डील करते हैं। फिर जैसे हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, आपका
एक छोटा सा टेस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारे ये 3 चैप्टर भी हो जाएंगे। फिर हम 6 चैप्टर की मैंने आपको बुकलेट दे दी है, सारे पास पेपर, उन 6 चैप्टर्स के पास पेपर करेंगे, तो ये हमारे 6 चैप्टर साइड पे हो जाए। फिर आगे मैंने 2 चैप्टर लेने हैं, वो बड़े चैप्टर्स हैं, वो 2 चैप्टर जब खत्म हो जाएंगे फिर हमारा सिलेबस हो जाएगा खत्म, फिर हम वापस चले जाएंगे नॉन कंटेस्ट पे, रिवीजन पे। जब ये 8 चैप्टर हमारे हो जाएंगे ना, तो आपका 60 नंबर ओके है, मिनिमम 60 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर वापस हम जाएंगे जो हमने पहले पढ़ा था, वो 40 नंबर है, 35 से 40 नंबर, फिर उसको हम रिवाइज करेंगे। तो जैसे इंशाल्लाह कोशिश तो मेरी ये है कि आपको कम से कम कुछ दिन मिले आपको खुद से भी दोबारा पढ़ने के लिए, और मैं ये चाह रहा हूँ कि जितना भी हम लेट होना, तो कम से कम 3 हफ्ते 2 हफ्ते पहले रिवीजन भी हमारी हो जाए, तो फिर आपने बस पेपर ही देना है। हाँ जी, अब आ जाए, एक सवाल लिखें, बिल्कुल बेसिक सवाल मैं कहता हूं जी। सबसे पहले मैं लिखता हूं कि हमारे पास नेट प्रॉफिट है फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2014, rupees 400,000. Number of ordinary shares at 1/1/2014, रुपीस तो नहीं है, ये नंबर है, तो लिख लेते हैं 2,50,000। फाइंड बेसिक ईपीएस। अच्छा, जो हम फाइंड कर रहे हैं ना, इसको बेसिक कहते हैं, इसके बाद भी एक ईपीएस फाइंड करेंगे, उसका नाम बाद में बता दो। सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे और फिर उसके अंदर पुट कर देंगे। बस इसमें एक प्रॉब्लम है, बेसिक ईपीएस का फार्मूला है अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स। पेपर में ऐसे नहीं लिख रहा है AO2OS, उनको मतलब में क्या लिख रहा है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम है, इनकी डेट चेंज है। प्रॉफिट तो आपका ईयर एंडेड का है, तो होता भी ईयर एंडेड का है, और नंबर ऑफ शेयर साल के शुरू के। अब अगर पूरे साल कोई नया शेयर इशू ना हो, कोई रिडीम ना हो, ना कोई नए आए ना गए, तो फिर जो साल के शुरू में शेयर्स हैं वही साल के एंड पे हैं, लेने एंड पे ही होते हैं। लेकिन अब पूरे सवाल के अंदर कोई नए शेयर्स का मतलब चेंज इन शेयर्स हुए ही नहीं, तो फिर हम एज इट इज वही ले लेते हैं जो हमें गिवन होंगे। तो 400,000 डिवाइडेड बाय 250,000, 1.6 पर शेयर। एक और सवाल लिखें, ये तो कल वाला ही सवाल अभी मैंने करवाया। एक और सवाल लिखें, दिमाग को थकाना नहीं है। आगे लिखे जनाब, हमारे पास सपोज दैट प्रॉफिट है फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2025, रुपीस 1,200,000। नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स वो हमारे पास है जनाब 6 लाख, और उसका जो डिविडेंड है वो है 0.8 पर शेयर। नंबर ऑफ cumulative redeemable preference shares, नंबर ऑफ cumulative redeemable preference shares 2 लाख है सपोज, और उसका डिविडेंड है ₹2 पर शेयर।
number of non-cumulative irredeemable preference shares तीन लाख हैं और इसका डिविडेंड ₹3 पर शेयर। डिविडेंड of all shares are not declared yet. Find basic EPS हाँ जी, बेसिक ईपीएस मुझे फाइंड करके दें, जरा 2 मिनट लगाएं बस। 2 पर शेयर, बाकी लोगों को भी फाइंड करें। बोलना नहीं है, बस जवाब बता। सब कुछ लिखा हुआ है। सिर्फ जवाब बताना है आपने। हाँ जी, पूछना शुरू करें या भी कर रहे हो? आरशा प्लस माइनस करना है, डिवाइड करना है, ये तो कैलकुलेटर पे हो जाता है। हाँ नबिया 1.95 अफनान 2 1.2 सबा अली जैनब सज्जाद 2.5 0.5 नूर आपका कितना है? 2 है। अवैस पूरा मीरब पक्का चलिए क्वेश्चन पे आए जरा। प्रॉफिट फॉर द ईयर आपके पास 12 लाख है और ये होना चाहिए एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स। कहता है नंबर ऑफ शेयर्स हैं 6 लाख ऑर्डिनरी, और जो ऑर्डिनरी शेयर्स का डिविडेंड है हमने इसका कुछ नहीं करना होता ईपीएस के अंदर। ऑर्डिनरी शेयर्स का डिविडेंड का कुछ भी नहीं करना, ठीक है। हाँ अगर कहीं ये एडजस्ट हुआ तो वो उसको नॉन एडजस्ट कर देना, वैसे इसको कुछ भी नहीं करना होता, क्योंकि ना तो ये नेट प्रॉफिट को तंग करता है ना ये नेट प्रॉफिट, तो जाता है रिटेन अर्निंग के कॉलम उसी है कि हाँ वहां पर कभी आपको रिटेन अर्निंग के कॉलम से प्रॉफिट फाइंड वो करवा लेगा ना, तो तब ये डिविडेंड आएगा उधर, क्योंकि वहां पर आप वो रिटेन अर्निंग का कॉलम बनाओगे, उसमें सारी बातें लिख करोगे, ब्रॉड और कैड और गिवन होगा, तो नेट प्रॉफिट मिसिंग होगा, वहां से वो आपका नेट प्रॉफिट फाइंड करवा सकता है रिटेन अर्निंग के कॉलम से, या रिटेन अर्निंग का लेजर, एक ही बात है। अदरवाइज जो डिविडेंड है ना ऑर्डिनरी शेयर्स का, अगर
एसओपीएल से आपने आना है ना, तो ये होता ही नहीं, तो ये तो हो गया इग्नोर, ये वाली चीज खत्म हो गई। उसके बाद है नंबर ऑफ कम्युलेटिव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ये तो लाइबिलिटी में होते हैं, इसका जो डिविडेंड है वो ऑलरेडी माइनस हो चुका होता है, माइनस करना चाहिए, लेकिन रिडीमेबल चाहे कम्युलेटिव हो चाहे नॉन कम्युलेटिव हो, वो माइनस करना है तो हो चुका है, नहीं करना तो फिर करना ही नहीं है। ये कम्युलेटिव, इसका डिविडेंड कंसीडर करना चाहिए, लेकिन ये तो रिडीमेबल है, ये बात भी क्लियर हो गई। इसका मतलब है इसको अभी कुछ भी नहीं करना, इरिडीमेबल आ गया, इसका कुछ करना है, लेकिन ये कौन से हैं, और क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड ऑफ ऑल शेयर्स आर नॉट येट डिक्लेयर्ड। इसका मतलब है नॉन कम्युलेटिव का डिविडेंड तब लेते होते हैं अगर डिक्लेयर्ड हो, ये तो डिक्लेयर्ड ही नहीं है, इसका मतलब ये भी गया, तो बाकी तो कुछ नहीं बचा। तो आपके पास बेसिक ईपीएस जो आएगा 12 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। इसके अंदर कहीं अगर वो कहता है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है तो उसमें से बाकी सारे शेयर्स माइनस कर देंगे, और सिर्फ हमारे पास कौन से रहने चाहिए, ऑर्डिनरी नंबर ऑफ शेयर्स, वो भी वेटेड एवरेज। हम क्यों नहीं वेटेड एवरेज कर रहे, अभी कोई नया शेयर्स इशू भी तो नहीं कर रहे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 शेयर्स। क्या कंसीडर करना बताओ, है क्या, किस बात क्या ये कौन से हैं, रिडीमेबल। रिडीमेबल क्या होते हैं, फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट है हो या ना हो, वो तो हो चुका होता है, हमने तो कंसीडर ही नहीं करना, फिर क्या कंसीडर करना है, उसमें तो जो कुछ भी होना है तो हो चुका है, नहीं होना तो नहीं होना, हमने देखना सिर्फ इररिडीमेबल को, वो नॉन कम्युलेटिव था और उसका डिक्लेयर अभी नहीं। हाँ अगर ये नॉन कम्युलेटिव होता, डिक्लेयर्ड होता तो माइनस कर देते, ठीक है आगे चलते हैं। वो तो ऑर्डिनरी शेयर्स का डिविडेंड तो एसओसीआई के अंदर आता भी नहीं है यार, एसओपीएल के अंदर ऑर्डिनरी शेयर्स का डिविडेंड आता ही नहीं है, वो किस में जाता है, रिटेन अर्निंग में, और अगर रिटेन अर्निंग में कभी जिंदगी में प्रॉफिट फाइंड करना पड़ा तो वहां एक लेजर मैं आपको सिखाऊंगा, वैसे तो कॉलम आपने पढ़ा हुआ है, लेजर भी एक सिखाऊंगा, उस लेजर में लेजर भी वही प्लस माइनस डेबिट क्रेडिट होता है और तो कुछ नहीं होता, ठीक है वहां माइनस हो जाता। आगे चलते हैं जनाब, एक और सवाल लिखे जरा, बस कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, इसलिए सवालों की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, क्योंकि आप ना आधे दिमाग से सोचते हो, तो आप कहते हो हाँ जी समय लग गई है, जब सवाल सामने आता है फिर पता चलता कुछ भी नहीं समय लगा, वरना ये सवाल क्या था, लिखते ही आपका जवाब आ जाना चाहिए, आप कैलकुलेट कर करके पता नहीं क्या कर रहे थे, दिमाग ना जगा के रखा करो। सवाल लिखिए जनाब, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ₹800,000 add OCI 100,000 total comprehensive earning $900,000। फिर हमारे पास है ऑर्डिनरी शेयर्स at the rate of 100 each, $6 million कर लो, बल्कि एक जीरो और भी 60 मिलियन का, फिर आप लिख लो जनाब नॉन cumulative preference shares
at the rate of 10%, 8 million. $800,000 कर लो क्योंकि 10% है ना, 800,000। फिर आप कर लो कम्युलेटिव redeemable preference shares at the rate of 20%, 6 लाख। हाँ जी, फाइंड बेसिक EPS if dividend is declared। हाँ जी, करो जरा ये। फाइंड बेसिक EPS if dividend is declared। वन पॉइंट टू 1.2। पेज पीछे पलट कर देखते हैं ना, मुझे लगता है कि वो साथ साथ नहीं सुन रहे होते, बातें वही होती हैं, तो पेज पलटने की तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। एक्टिव माइंड, टाइगर बिस्कुट खाया करो। कितना आ रहा है आपका? 0.5। आपने नंबर ऑफ शेयर्स को अर्निंग में डिवाइड कर दिया था। जी, लाइक आपका कितना? हाँ, दरगाम। ये जरूरी नहीं कि 1.2 ही आए, अगर आपका जो निकल रहा है वो भी ठीक हो सकता है, अपना अपने निकाल लो। ये अपना 1.2 निकालने की कोशिश नहीं करनी, जो आपका है वही फाइंड करें। मैं तो आपका कितना आ रहा है बता दें जो भी आ रहा है। कितना है? 0। इरशाद आपका 2 आ रहा है। हमजा हम आपका नहीं फाइंड हो रहा तक। अब 1.2 ना निकालो ना, अब EPS निकालो। जैनब सईद 1.2। चलो देखें जरा, सबसे पहले हमारा जो फार्मूला है बेसिक EPS का, हम वो लिखेंगे। अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक होगी बात? ये तो हमारा फार्मूला। सबसे पहले तो हमारी अर्निंग जो है वो यहां से कौन सी लेनी है? 8 लाख। 9 लाख नहीं लेनी, हमने OCI से पहले पहले वाली ले। OCI को एडजस्ट, अगर OCI प्लस हो चुका है तो वापस माइनस कर दें, ये अगर इस तरह से गिवन है तो आपने इसको एडजस्ट कर लेना। तो हमारे पास पहली बात तो ये आ गई कि अर्निंग हमारे पास आ गई 8 लाख, ये ओरिजिनल अर्निंग। आगे चलते हैं,
कहते हैं नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आपके पास कितने हैं? 6 लाख। 60 मिलियन है, उसको 100 पे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आ गया 6 लाख। आगे चलते हैं, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, अगर आपको प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में ये ना बताया हो ना कि ये रिडीमेबल है या इररिडीमेबल है, तो इररिडीमेबल समझना। और वैसे भी उसने अलग से रिडीमेबल बताए हुए हैं, जिसका मतलब है जो ऊपर वाले हैं वो इररिडीमेबल है। अब इररिडीमेबल है और नॉन कम्युलेटिव है। इररिडीमेबल को हमने लेना है, बट ये देखना है कि नॉन कम्युलेटिव है, तो फिर देखना है डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। तो क्या इसका डिविडेंड कंसीडर होना है? तो होना है बिल्कुल। तो फिर प्लस करना है तो प्लस कर दो, माइनस करना है तो डिविडेंड है कि 8 लाख का 10% माइनस 80,000 माइनस। आगे चलते हैं अभी, कम्युलेटिव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जैसे ही लफ्ज रिडीमेबल आया, चाहे वो कम्युलेटिव है चाहे वो नॉन कम्युलेटिव है, वो ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं, वो ऑलरेडी माइनस हो चुकी है, तो हमें दोबारा माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो बस खत्म हो गया सवाल हमारा। तो हमने 8 लाख माइनस 80,000 डिवाइडेड बाय 600,000, तो 1.2 पर शेयर। तो लिखने की जरूरत नहीं, पहले हमने क्या लिख दिया है, अर्निंग पर शेयर। डन। चलें जी, ये तो आ गया कि हमारे पास अगर नंबर ऑफ शेयर्स पूरे साल के अंदर चेंज ना हो। अब आ जाते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स के कॉन्सेप्ट पे। अगर साल के दौरान हम नंबर ऑफ शेयर्स, राइट शेयर या बोनस शेयर या कुछ भी, अगर हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कम या ज्यादा होते हैं तो हमारा ईपीएस चेंज हो जाएगा। कम भी हो सकते हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, अदरवाइज अब आपके सिलेबस में बढ़ने ही है, कम नहीं हो। चलिए फिर आ जाओ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। हाँ जी, चेंज इन नंबर ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर। चेंज in number of shares during the year. Change in number of shares during the year. अगर ड्यूरिंग द ईयर्स शेयर्स चेंज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है हम वेटेड एवरेज करेंगे। जो तो साल के शुरू में आए उनको तो पूरा साल समझेंगे, उसको मंथ्स के मल्टीप्लाई करने की जरूरत, मंथ फैक्टर से करने की जरूरत नहीं है। बट अगर कोई साल यानी 6 महीने पहले आए, 3 महीने पहले आए, 2 महीने पहले आए, हम उनको चेंज कर देंगे। अब चेंज किस किस तरीके से होते हैं? पहला, शेयर इशूड at full market price। अगर आपने जो असल कीमत है उसी कीमत पर ही शेयर दे दिए हैं लोगों को। दूसरा, बोनस शेयर इशू। अच्छा, बोनस शेयर इशूड से क्या कोई इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस के अंदर? बोनस शेयर्स इशू करने से क्या कोई पैसा बिजनेस को मिल रहा होता है या नहीं? नहीं मिल रहा होता। इसकी तो एंट्री होती है रिटेन अर्निंग डेबिट या शेयर प्रेफरेंस शेयर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल क्रेडिट। शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, शेयर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, तो क्या ये बिजनेस को कोई फायदा देगा? ऊपर वाला पे देखो, शेयर इशूड एट फुल मार्केट प्राइस। एक बंदा आपसे एक शेयर खरीद के जा रहा है, 150 रुपए दे के जा रहा है, तो उसका 150 आपके बिजनेस को मिला, वो आपके कॉर्पोरेशन में आएगा, वो बेनिफिट देगा, वो आगे काम करेगा। एक बंदा आ रहा है, शेयर तो लेकर जा रहा है लेकिन फ्री में, वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, तो क्या ये दोनों का गुनाह सवाब बराबर होगा? फिर इसका मतलब है ऊपर वाला अर्निंग में कंट्रीब्यूट कर रहा है, पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, नया शेयर पैसे आ रहे हैं आपके पास, वो आप इन्वेस्ट करोगे या उसके ऊपर फाइनेंस इंटरेस्ट कमाओगे, कुछ ना कुछ करोगे। जो बोनस शेयर्स वाला है वो ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाए बगैर पैसों के,
तो फिर भी अर्निंग जब फाइंड करेंगे तो उसके ऊपर कुछ वेटेड एवरेज का फैक्टर लेना चाहिए, और लेंगे भी सही। अर्निंग आएगी लेकिन अर्निंग बढ़ेगी नहीं, डिवाइड होगी। इसकी वजह से रिसोर्सेज नहीं बढ़ेंगे, बस डिवाइड होने के लिए आगे। तो हम इस फैक्टर को ना एडजस्ट किया करेंगे कि इसकी अर्निंग पे कितना फर्क पड़ना चाहिए। वो स्टैंडर्ड कहता है कि इसकी वजह से आपकी इस अर्निंग और पिछली अर्निंग में क्या फर्क पड़ सकता है, वो हमने देखा। नंबर 3, राइट शेयर इशूड। राइट शेयर्स इशूड। अच्छा, राइट शेयर्स और न्यू शेयर्स दोनों एक जैसी हमने पढ़ा था स्टेटमेंट शेयर्स एंड इक्विटी के अंदर, एंट्री भी ऑलमोस्ट सेम होती है। इसमें एक छोटा सा फर्क होता है। जो राइट शेयर्स होते हैं ना, वो फुल मार्केट प्राइस पे नहीं होते, थोड़े से कम कीमत पे होते हैं। तो क्या फिर इनका गुना सवाब बराबर हुआ राइट जो फुल मार्केट प्राइस वालों से? अगर आप एक शेयर इशू कर रहे हैं, 150 कीमत मार्केट में चल रही है और आपने 150 पे ही इशू किया, तो वो 150 रुपए देकर जाएगा। राइट शेयर वाले को आपने 130 रुपए मांग लिए, तो इसका मतलब है इसका भी कोई ऐसी एडजस्टमेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये भी शेयर पूरा है लेकिन इन्वेस्टमेंट फुल मार्केट प्राइस में, आपका शेयर भी पूरा है, आपकी कीमत भी पूरी ले रहे हो पैसे। बोनस के अंदर शेयर तो है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है। और राइट शेयर्स के अंदर आपने, क्योंकि राइट शेयर्स ये होते हैं ना कि फुल मार्केट प्राइस पे इशू नहीं होते, अक्सर लोग ये समझते हैं कि चाहे फेस वैल्यू से कम, नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू से कम। ठीक है, अब चौथे नंबर पे स्प्लिट द शेयर्स। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ देना। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी को ये जरूरत कर पड़ जाती है लोगों को दिखाने के लिए या कुछ फाइनेंशियल बेहतर करने के लिए, अपने नंबर ऑफ शेयर स्प्लिट कर देती है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? मिसाल के तौर पर आपने हर बंदे को एक शेयर दिया हुआ है 100 रुपए वाला, फेस वैल्यू क्या है 100 रुपए, सबको शेयर चले गए। एक बंदे के पास एक शेयर है, उसने आपको 100 रुपए दिया था। अब आपने ऐसा किया कि अपने शेयर की फेस वैल्यू चेंज कर दी, लॉ में जाकर अप्लाई किया, आपने किया गया जी, आप कहते हो जी मेरे पास जो शेयर की फेस वैल्यू होनी चाहिए ना वो 50 रुपए पर शेयर होनी चाहिए। लेकिन जो बंदा आपसे एक शेयर लेकर जा चुका 100 रुपए का, अब वो उसके पास कितने शेयर हो जाएंगे? 2। पहले उसके पास शेयर कितना था? 1। अब नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे? 2। जब आप अपने नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाना चाहते हो तो आप अपनी फेस वैल्यू कम करके तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा सकते हैं। इसे कहते हैं आप अपने नंबर ऑफ शेयर्स को स्प्लिट कर रहे हैं। आपके पास ना पहले जो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड है ना वो 10 लाख है, आप कहते हैं आपके कंपेटिटर के तो 20 लाख हैं, आपके 10 लाख क्यों है? आप कहते 20 लाख कर लेते हैं हम भी, तो क्या करोगे? फेस वैल्यू हाफ कर दो। तो वो आपने क्या करना है, हर एक शेयर के बदले उसको कितने में स्प्लिट कर दिया? 2 के अंदर। आप 2 शेयर को 3 में भी स्प्लिट कर सकते हो, हर 3 शेयर को 5 शेयर में भी स्प्लिट कर सकते हो। तो अगर शेयर स्प्लिट करेंगे तो आपके नंबर ऑफ शेयर चेंज हो जाएंगे ना, तो नंबर ऑफ शेयर चेंज होंगे तो अर्निंग पर शेयर में भी फर्क, तो उसको कैसे एडजस्ट करना है वो भी हम देखेंगे। और डिविडेंड पे फर्क नहीं आता होता, क्योंकि पहले आपको अगर 1 रुपया मिल रहा था एक शेयर के बदले, अब वो 0.5 दे देगा एक शेयर के बदले, वो 2 रुपया भी 1 रुपया बनेगा। नंबर 5, कंसोलिडेट द शेयर्स या कंसोलिडेटेड शेयर्स। कंसोलिडेटेड द शेयर्स या शेयर्स कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा कर देना। अब पर्पस क्या है आपका? नंबर ऑफ शेयर दिखाना चाहते हो या आप चाहते हो कि आपके शेयर की फेस वैल्यू ज्यादा हो? अगर आप चाहते हो कि नहीं, पर्पस कुछ भी हो सकता है, या मार्केट स्ट्रक्चर भी चेंज होता है ना। आपको क्या लगता है जब आप छोटे छोटे होते होंगे या पैदा भी नहीं होते होंगे, तो जब पहले नंबर ऑफ शेयर होते थे तो एक शेयर की वैल्यू 1-1 रुपया भी होती थी, 0.5 भी हुआ करती थी। आज जो शेयर की पार वैल्यू है वो 100 रुपया चल रही है।
अब तो आज जो पहले लोगों ने 1 रुपए के ऊपर शेयर इशू किए होंगे, उन लोगों के पास आज अगर 100 रुपए के हिसाब से होंगे तो वही शेयर होंगे? नहीं, उन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स की वैल्यू चेंज करके नंबर ऑफ शेयर चेंज कर दी। अब मिसाल के तौर पर जैसे पैसा डी वैल्यू हो रहा है, आप कहते हो कि अगर 1 रुपया होगा तो लो, ये तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। आप कहते हो कि ऐसा कि हम फेस वैल्यू बढ़ा देते हैं, तो फिर नंबर ऑफ शेयर जो ऑलरेडी शेयर होल्डर है कम हो जाएंगे, कंसोलिडेट हो जाएंगे। तो अगर कंसोलिडेशन का क्या मतलब होता है कि भाई हर वो बंदा जिसके पास पहले 5 शेयर्स हैं उनको 3 में कन्वर्ट, या हर वो बंदा जिसके पास 4 शेयर्स हैं उनको 2 में कन्वर्ट कर, तो फिर भी नंबर ऑफ शेयर्स कम या ज्यादा चेंज हो जाएंगे। मेन हम क्या पढ़ रहे हैं? चेंज इन नंबर ऑफ शेयर्स। तो हमारे सिलेबस में ये 5 मेथड्स हैं जिससे नंबर ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर चेंज होते हैं। पहला, नए शेयर्स आएंगे तो शेयर्स पहले से बढ़ जाएंगे। दूसरा, बोनस शेयर्स इशू करेंगे, क्या इससे शेयर्स बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ जाएंगे, क्योंकि एंट्री क्या पास होती है? रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल। फिर राइट शेयर्स इशू करेंगे तो भी शेयर्स बढ़ जाएंगे। शेयर्स कंसोलिडेट करेंगे या स्प्लिट करेंगे, कोई नया इन्वेस्टर नहीं आ रहा, ना कोई पुराना जा रहा है, बस नंबर ऑफ शेयर चेंज हो जाएंगे। 2 वाले 1 में कन्वर्ट हो जाएगा या 1 वाला 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक होगी बात? तो अब हम सबसे पहला काम करते हैं और हमारा टारगेट है आज का कि पहले 2 आज कर लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स इशू करते हैं एट फुल मार्केट प्राइस तो किस तरह से चेंजेस आती हैं। हेडिंग दे लें, शेयर्स इशूड एट फुल मार्केट प्राइस। शेयर इशूड एट फुल मार्केट प्राइस। ठीक होगी बात? सवाल करते हैं डायरेक्ट ही। प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹1200,000 एट, चलो लिख तो लें, दिसंबर, आवाज पे फोकस कर, 31 दिसंबर 2024। अच्छा, आपको अब रजिस्टर भी नजर नहीं आ रहा। जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो चाहे कम्युलेटिव हो चाहे नॉन कम्युलेटिव लायबिलिटी, इससे हमने किसी क्वेश्चन में तो इग्नोर कर देते, किसी भी सवाल में इग्नोर कर देते। जो डिविडेंड होता है ना वो कैपिटल की परसेंटेज। जी आ जाए वापस। प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹1200,000 एट 31 दिसंबर 2020। आगे लिखें, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, नंबर ऑफ ordinary shares at 1/124 500,000. Number of ordinary shares issued at 1/124 500,000 at full market price. नहीं, ये तो इशूड नहीं है, ये अभी नंबर ऑफ शेयर्स है। नंबर ऑफ शेयर्स एट 1/124 या इसकी जगह वो लिख सकता है 31 दिसंबर 20। न्यू शेयर इशूड, न्यू शेयर्स issued at 1/4/24 200,000
एट फुल मार्केट प्राइस। फिर न्यू शेयर्स इशूड at 1924, 300,000 at full market price. Find basic EPS. Find basic EPS. नहीं मिलके करते हैं। हाँ इसमें भी नहीं कर रहे, प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू हो सकते हैं, उसको हम देखेंगे बाद में। हाँ जी ओके है यहाँ तक। चलो जब सवाल देखें जरा, लिख लिया क्वेश्चन जी, आप भी लिख रहे हो। अब हमारा फार्मूला क्या है, पेपर में जब आपने करना है ना तो फार्मूला तो पहले लिखना है ना, उसने कहा बेसिक ईपीएस फाइंड करो, तो आपने बेसिक ईपीएस लिख देना। बेसिक ईपीएस फार्मूला क्या है, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। यहां पर आप लिखेंगे बेसिक ईपीएस, अर्निंग में एडजस्टमेंट करने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी ऐसा वैसा नहीं गिवन कि अर्निंग को एडजस्ट किया जाए। कितनी है अर्निंग, 12 डिवाइडेड बाय वर्किंग नंबर 1। क्योंकि जब भी शेयर्स के अंदर रद्द-बदल आएगा आप लोग वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर फाइंड करोगे। जब भी कोई ऐसा वैसा मसला आएगा तो हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करेंगे और उसके लिए हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। तो वर्किंग नंबर 1 देख लो जरा, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तरीकाकार दो तरीके हैं इसके, हम वही पुराने तरीके पे चलेंगे, बल्कि आपको तो पुराने तरीके का भी नहीं पता, तो इसके दो तरीके हैं, उन दोनों से मैं आपको हल करवा देता हूं। सबसे पहला तरीका, आप लिखोगे डेट, यहां पर लिखोगे नंबर ऑफ शेयर्स या डिस्क्रिप्शन लिख लो, जरूरत नहीं है लिख लो तो बेहतर है, और यहां पर लिखोगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। 1124 आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 5 मल्टीप्लाइड बाय, आपने ये देखना है क्या ये कब तक 5 लाख रहे, कब तक ये 5 लाख रहे, नहीं पूरे साल तक तो नहीं ना। देखें आपने यहां पर देखें अपना सवाल, आपके पास थे 1124 को 5 लाख शेयर्स, नए शेयर आपने इशू कर दिए 1424 को 2 लाख, तो 1424 को आपके 5 लाख, अब 5 लाख नहीं रहे बल्कि कितने हो गए, 7 लाख। कितने हो गए, 7 लाख। ये बात समझ रहे हो, 5 लाख थे, अगर पूरे साल कोई नया शेयर नहीं आए तो फिर तो हम चेंज ही नहीं करते। जैसे ही चेंज आएगा आपने वो डेट देखनी है, किस डेट को आपके शेयर चेंज हो रहे हैं, 1420, कितने महीने बाद चेंज हो रही है डेट, 3 महीने बाद, तो आपने वेट कर देना है 1424 मल्टीप्लाइड बाय 3/12। कितना आंसर आ गया, 1 लाख। अगली डेट क्या है, 1424, आपने 1424 को कितने नए शेयर इशू किए, अब जरा ध्यान से देखना है, चाहे अभी लिखना छोड़ दो, सिर्फ समझना शुरू करो। तो नए शेयर कौन से इशू किए, ऑर्डिनरी शेयर इशू किए, तो इसका मतलब है अगर आपके पहले 5 लाख शेयर थे तो ऑर्डिनरी शेयर चेंज हो गए ना, तो नए
मैं जो आप मेथड कह रहे हो ना वो दूसरा मेथड है, वो भी करवाऊंगा। पहले इस मेथड को जो हमने क्वेश्चन में कंटिन्यू रखना, इस मेथड से हमने करने हैं, ठीक है। अब देखो जिस दिन चेंज हुए, अब आपके शेयर्स कितने हो गए? क्या ये 7 लाख भी चेंज हुए हैं या एंड तक यही रहे हैं? हुए हैं। कब? तो कितने टाइम बना उस दिन? 5 महीने मल्टीप्लाइड बाय 5/12 कितना? 83,333। 7 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5/12 नहीं, नहीं 7 लाख को मल्टीप्लाई कर 29,166 291,667। पहले क्या किया? 5 लाख को मल्टीप्लाई किया अगले चेंज तक, फिर जितना 2 लाख ऐड हो गया, फिर 2 लाख को कब तक रखना है? अगले चेंज तक। ठीक होगी बात? अब उसके बाद अगला चेंज की डेट क्या है? कितने नए शेयर इशू किए? 3 लाख। अब जरा वर्किंग का ध्यान रखना है, एक लाइन थोड़ी सी बड़ी लगानी है वरना ये डिवाइड वाला साइन फील होता है। कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स? 1 मिलियन। नंबर ऑफ शेयर 1 मिलियन ही है, मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि बाकी रहे ही 4 महीने के। 333 इनको ऐड कर दो, ये हमारे पास आ जाता है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर 1,25,000 प्लस 291,667 प्लस 333 750,000। हाँ लेकिन वो ना आगे बहुत सारी चीजें प्लस एडजस्ट होनी है, वो खराब हो जाएगा सारा, ठीक है। इसलिए खराब नहीं होता। अब हम एक ही स्टैंडर्ड रखेंगे ना वर्किंग का, तो आई क्या आपने ये किया हुआ है, आपने जब सोल्यूशन वगैरह मैच करने होंगे तब भी आपको हेल्प हो जाएगी, इसलिए ये मेथड है। दूसरा मेथड बोला क्या था? 5 लाख पूरे साल के लिए थे, इसको ना छेड़ो। जो 2 लाख थे वो कितने महीनों के लिए? 9 मंथ के लिए थे, उसको 9/12 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 लाख 4 महीनों के लिए थे, उसको 4/12 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 7,50,000 ही आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आगे जब हमने एडजस्टमेंट फैक्टर इस्तेमाल करने हैं और वो काफी सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, और उसके बाद बोरिंग कॉस्ट का टॉपिक भी अभी हमने करना है, उसमें भी यही एक ही वर्किंग रखते हैं। तो स्टैंडर्ड ये एक वर्किंग रख लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा यही वर्किंग की होती है मोस्टली। सवाल आपका हो गया जनाब, यहां पर आप लिखेंगे 7,50,000 और आपका आंसर आ गया। पहले अर्निंग में 2-3 चीजें एडजस्ट करनी है अगर हूं तो, और नंबर ऑफ शेयर्स का तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करना, ठीक है। तो एक सवाल आप मुझे करके दे दो ताकि आइडिया हो जाए, फिर आगे चलते। ये हो गया या नोट कर रहे हो अभी? चलो फिर आगे चलते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2025, rupees 900,000. Number of ordinary shares. Number of ordinary shares at 1, बल्कि लिख लें 30th June 2024, 4 लाख। Number of preference shares at
30th जून 2024 1 लाख। न्यू शेयर्स इशूड at 1/7/2024 at full market price are 200,000. Whereas again, new shares issued at 1/11/2024 at full market price are 300,000. New preference shares issued at 1/12/2024. New preference shares issued at 1/12/24 are 150,000. Dividend is rupees 1.5 for all. Dividend is rupees 1.5 per share for all shares. Find basic EPS. हाँ जी, करो जरा सी क्वेश्चन। हाँ जी, आप कुछ ना कर दिया करो सवाल का।
9 लाख 4 कितना आ रहा था? कितना आ रहा है? 1.00 सेम कितना? नूर 1.125 1.18
लाइक 0.8 0.77 0.8 सबा आया नहीं है बताना नहीं इतना खतरनाक है मेथड तो एक ही है ये दोनों मेथड आंसर तो सेम ही है अहमद 1.15 बताओ मीरा 1.74 तीनों का सेम है आपका क्या है 1.6 चलो देखो जरा चले अब प्रॉफिट फॉर द ईयर 30th जून 25 9 लाख और नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स पिछले साल के मतलब पिछले साल का एंड है तो इसका मतलब है ये डेट हुई 1724 ठीक है 4 लाख और तब प्रेफरेंस शेयर्स कितने थे 1 लाख हमने नए शेयर इश्यू किए 1724 को फुल मार्केट प्राइस के ऊपर 1724 को 2 लाख फिर हमने नए शेयर इश्यू किए 1124 को फुल मार्केट प्राइस और फिर हमने प्रेफरेंस शेयर्स का ताल्लुक वेटेड एवरेज में तो नहीं आएगा ये आएगा हमने वहां पर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर फार्मूले में क्या लिखा हुआ है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स फार्मूला लिखे जरा बेसिक ईपीएस क्या फार्मूला है अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स ओवर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हाँ जी पहले तो अर्निंग की बात कर लेते हैं अर्निंग हमारे पास कितनी है 9 लाख माइनस प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ तो क्या होंगे वो इररिडीमेबल और ये भी नहीं बताया कम्युलेटिव या नॉन कम्युलेटिव तो कम्युलेटिव ठीक है इसका मतलब है उसका डिविडेंड माइनस होगा अब उन दोनों की डेट चेंज है कुछ तो आपके पास शुरू में पड़े हुए हैं तो इनका डिविडेंड भी टाइम के हिसाब से वेटेड होना है क्योंकि उस साल जो इस बंदे ने 112 को नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे प्रेफरेंस शेयर्स का उसको पूरे साल का डिविडेंड दे दोगे उसको उतने टाइम का डिविडेंड मिलेगा जितना टाइम उसने तो आपके पास क्या तरीकाकार है कि आपने जो नंबर ऑफ शेयर्स उसके पहले कितने 1 लाख और एक शेयर के ऊपर डिविडेंड कितना है 1.5 इसको तो 1.5 लाख इनको तो पूरा मिलेगा क्यों पूरा मिलेगा पूरे साल के शुरू में ही थे ये प्रेफरेंस डिविडेंड फाइंड कर रहे हैं हम और कुछ आपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए 1/12/2024 को कितने इनको मिलेगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 7/12 150,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 7/12 ये हमारे पास प्रेफरेंस डिविडेंड फाइंड हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड कितना इसका है 150 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 7/12 13125 0 अब 1,31,250 ये आ गया और 1,50,000 पहले है तो टोटल हमारे पास प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आ गया -2812 ये आपके पास आ गया अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स नहीं समझ लगी
देखिए ना, जो प्रेफरेंस शेयर साल के शुरू में पड़े थे उनका पूरा डिविडेंड आएगा प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड, और जो ड्यूरिंग द ईयर है उसको ड्यूरिंग द ईयर दे दिया, डिवाइडेड बाय वर्किंग नंबर 1। अब वर्किंग कर लेंगे तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। तो ये कितने लोगों का गलत था, अर्निंग कितने लोगों की गलत है? मैंने सही नहीं पूछा, गलत पूछा है। वर्किंग नंबर 1, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। सबसे पहले लिखेंगे 1724, कितने नंबर ऑफ शेयर से तब आपके? अगली किस डेट को चेंज हुए? इसी डेट को 2 लाख है पहले, तो वो 2 लाख ऐड कर दो, टोटल हो गया 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय, ये 6 लाख किस डेट तक रहे? 4 महीने तक, 4/12। कितना आ गया? किस डेट को? 3 लाख और ये पूरे 12 महीने करने होते हैं। ये आपके वेटेड एवरेज, ये तो बिल्कुल बेसिक सा था। 4 लाख पहले थे, उसी दिन आपने 2 लाख और भी इशू कर दिए, तो 2 लाख एज इट इज ऐड, क्योंकि टाइम तो गुजरा ही नहीं, 2 लाख ऐड कर दी, 6 लाख हो गए। अब नेक्स्ट डेट तक इसमें पी शेयर्स का कोई रोल नहीं होता, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर पी शेयर्स का कोई रोल नहीं होता। ठीक होगी बात? तो यहां पर हमारे पास आ गया 8 लाख, 8 महीने कैसे आए? देखिए आपका जो साल है ना, वो साल है जून 2025, ईयर एंड क्या है? जून 2025। तो आपने जब 17 को तो उसी दिन शेयर इशू कर दिए थे 2 लाख, इसलिए कोई टाइम फैक्टर नहीं लगाया, 6 लाख हो गए। अब 1/11/24 को नया शेयर इशू किए 3 लाख, टोटल कितने हो गए? 9 लाख। अब 1/11 के बाद कोई चेंज नहीं आया ईयर एंड तक, तो जून 2025 हमारा ईयर एंड है, तो 1/11 से लेकर जून 25 तक देखें कितने महीने बनते हैं? नवंबर दिसंबर 2 ये और 6 महीने के लिए। ठीक होगी बात? आप जरा सवाल में देखें, जो बात आपको नहीं समझ लगी पूछ लें। सॉरी, तो वही है, ऐसे ही आना है। मैंने आपको 3 तरीके तो बताए थे, डिविडेंड चेंज कर दो, टोटल चेंज कर दो, या नंबर ऑफ शेयर चेंज कर दो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता होता। हाँ जी, देखें आप कहां पे गलतियां कर रहे हो, सिर्फ पढ़ने में या अंडरस्टैंडिंग में? तो ये मेन होती है अंडरस्टैंडिंग है कि कौन सी डिविडेंड माइनस करना है, कौन सा नहीं करना। तो कल इंशाल्लाह मजीद इसके ऊपर काम करेंगे, और मैं चाहता हूं कि ये हफ्ते तक ना हमारे 2 ईपीएस होते हैं, एक बेसिक और एक डाइल्यूटेड ईपीएस हम कर लेंगे लास्ट 3 डेज में, यानी ये नेक्स्ट वेडनेसडे तक इंशाल्लाह ये खत्म कर देंगे, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं तो चाहता हूँ कि ये हफ्ते को खत्म हो जाए, और पॉसिबल है कि हो जाए। अगर हो जाएगा हफ्ते तक, तो हमारे पास ये होगा कि अगला टाइम हम रेशियो एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीक के अंदर ही मेरे ख्याल में मुहर्रम की छुट्टियां भी आ जाएंगी। नेक्स्ट हफ्ता इतवार तो आ रहा है, लेकिन फिर भी हफ्ता तो है ना। नहीं, 3 नहीं होगी, 2।